गाजियाबाद के वसुंधरा मेवाड़ यूनिवर्सिटी में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार की किताब ज़हनी व फ़िक्री हम आहंगी का रस्म इजरा किया। प्रोग्राम में आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सदर सिराज कुरैशी, एएमयू के साबिक वीसी जनरल ज़मीर उद्दीन शाह, एनसीपीयूएल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद और जनरल वी.के. सिंह, जामिया इस्लामिया के प्रोफेसर शाहिद अख्तर ने शिरकत की। इस मौके पर मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लिंचिंग करने वाला हिंदू मजहब के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी लिंचिंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि 40,000 साल से हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। हिंदुस्तान एक राष्ट्र है और मुसलमानों को अपनी पहचान खत्म करने की ज़रूरत नहीं है। हम साथ चल सकते हैं और चलते रहे हैं। सबको मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाना है। ये बहुत तकलीफदेह स्थिति है कि मैं आप पे प्रश्न चिन्ह लगाऊं, आप मुझ पे प्रश्न चिन्ह लगाएं। परिवार एक, परंपरा एक, इतिहास एक, संस्कृति एक, भाषा भी एक ही कहूंगा, सब कुछ एक। मजहब अलग हो सकते हैं, अकीदा अलग हो सकता है। मैंने कभी नहीं सुना कि तुम अपना धर्म छोड़ दो तब मेरे पास आओ। पुस्तक लिखी, आपने देखी, आपने पढ़ी, मुझे ये नहीं कहा कि ये लिखना और ये मत लिखना। लिखने के बाद भी नहीं कहा कि तुमने इसमें ये क्या लिख दिया। ईमानदारी जरूरी है, क्योंकि ये समाज, ये मातृभूमि, ये संस्कृति और ये पूर्वज, ये हिंदुत्व की व्याख्या है हमारे लिए। और इसलिए इस आधार पर एक अपनापन बना के समाज को एक करने का पहला प्रयास का प्रारंभ आज हुआ है, मैं मानता हूं। डर के मारे एक होना नहीं है, ये पक्की बात है। आप भी मत डरो, सत्ता आएगी और रहेगी तो भी आप मत डरो। डर से नहीं होती, एकता प्रेम से होती है, एकता अपनेपन से होती है, एकता निस्वार्थ भाव से होती है। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी आज हम फिर से राज्य करें। ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम जब कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, ये पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है। अपनी दुर्वस्था के लिए अंग्रेजों को, मुसलमानों को दोषी मान रहा है, ये गलत बात है। हाँ, कुछ इतिहास में उपद्रव हुए, उसके कारण नुकसान हुए, बात ठीक है। आज भी हम कह सकते हैं ऐसे उपद्रव हुए, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर एडगर ने कहा कि तुम अपने देश में थे, तुम अपने देश के मालिक थे, तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हारे पास इतने उच्च विचार है, फिर भी अपने घर में तुम्हारी हालत ये हुई, तुम दूसरों को कैसे दोष लगा सकते हो? तुम में कुछ कमी होगी, उसको सुधारो। और उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ मैंने कहा कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा था। और ये मैंने संघ में पहली बार नहीं कहा है, ये डॉक्टर साहब के समय से हमारी चलती आई हुई विचारधारा है। हर बात को बोलने का वक्त होता है तो उन्होंने दूसरों शब्दों में कहा, गुरुजी ने और शब्दों में कहा, बाला साहब ने कहा, ये चलते आया है। और संघ छोटा था तब उसकी बात सुनी नहीं गई। आज संघ इतना बड़ा है कि संघ के शीर्ष पर मुझे रखा गया है, इसलिए मैं बोलता हूं तो सारी दुनिया सुनती है। लेकिन ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है।
इस मौके पर जनरल जमीरुद्दीन शाह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मोहन भागवत ने आज दिल खोल कर बात की है। मुसलमानों को ये बात सुननी चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। हमारे साथ हैं जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब। शाह साहब, जिस तरीके से आज मोहन भागवत जी ने जो बातें कही कि मुसलमान अपनी पहचान खत्म किए बगैर भी साथ में चल सकते हैं, क्या ये एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है? बिल्कुल, यानी ये इम्पोर्टेंट बात कही है उन्होंने। मेरे ख्याल से कि उन्होंने दिल से ये जो है अपना जज्बा जाहिर किया है और मुसलमानों को ये बात सुननी चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं वो खुद हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, हिंदू के खिलाफ हैं, तो अब जो माहौल बना रहता है उसको लेके आप क्या देखते हैं? देखिए, उन्होंने 3 बातें कही। एक तो कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है और जो इस मुल्क में पैदा हुए थे, जिन लोगों को इस मुल्क से वफादारी है वो हिंदू हैं। अगर हिंदू आप नहीं समझते तो नागरिक समझ लीजिए। तो ये बहुत और ज़रूरी बात ये कही कि जो लिंचिंग में शामिल होते हैं वो हिंदू धर्म नहीं है, वो नहीं सिखलाता। ये बहुत ही ज़रूरी बात कही है उन्होंने और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान का समाज जो है ये सुनेगा और इस पे कार्रवाई करेगा। राजस्थान में आज वीकेंड कर्फ्यू जारी है, जिसके चलते ख्वाजा के दरबार में हाजिरी देने से ज़ायरीन कासिर हैं। वो लोग ज़्यादा परेशान हैं जो दूर दराज से हाजिरी देने के लिए आए और उन्हें वीकेंड कर्फ्यू का अंदाज़ा नहीं था और उन्हें मायूस लौटना पड़ रहा है। पुलिस की जानब से ज़ायरीन को इतला दी जा रही है कि वो आज वापस जाएं, कल सुबह 5 बजे आएँ। आया था गरीब नवाज के आस्थाने अजमेर शरीफ के हाजिरी के लिए और आज लॉकडाउन की वजह से हमारी हाजिरी नहीं हो पाई है। दरगाह शरीफ में बिल्कुल फुल लॉकडाउन है यहाँ पर और पब्लिक को बिल्कुल हटाया जा रहा है, यहाँ बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। पूरा लॉकडाउन बंद करे हुए हैं दरगाह के अंदर जाने के लिए और दरगाह का रोड। हमारी आज हाजिरी नहीं हो पाई है और आज मैं वापसी अपने घर के लिए जा रहा हूँ। मेरी टिकट है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई आज जो आस्थाने में इतनी दूर से आने के बाद मेरी हाजिरी नहीं हो पाई। क्या आप लोगों को नहीं पता था कि यहाँ बंदा है? हम लोगों को नहीं मालूम था कि यहाँ पर संडे के दिन लॉकडाउन है। अगर जानकारी होती तो हम लोग नहीं। सैलाब से सीमांचल का इलाका हर साल मुतासर होता है और इसकी भारी कीमत सीमांचल को उठानी पड़ती है, लेकिन इस ताल्लुक से हुकूमत कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाती। ये कहना है MLA व MIM के रियासती सदर अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान ने कहा कि हर साल नदियों का कटाव होता है और नदी के साहिल से लगे गांव बुरी तरह से सैलाब से मुतासर होते हैं। सीमांचल में ज़्यादातर नदियों पर पुल नहीं है, जिसके सबब कश्ती से लोगों को नदी पार करना पड़ता है, जिसके सबब हादसे होते हैं। उमर ब्लॉक के रसेली घाट में एक नौजवान मोहम्मद नाजिम की नदी पार करते हुए डूबकर मौत हो गई। NDRF की टीम 14 घंटे बाद मौके पर पहुंची। मकामी MLA अख्तरुल ईमान ने इस हादसे पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए हुकूमत से जहां पुल की तामीर कराने का मुतालबा किया, वहीं सीमांचल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। देखिए, सीमांचल की बदनसीबी ये है कि ये घनी नदियों के कारण हर साल सैलाब है और सैलाब से तबाही से ज़्यादा यहाँ नदियों के दहाने पे बसी हुई बस्तियों का कटाव है। हर साल सैकड़ों घर कट के नदी में विलीन हो रहे हैं और अमवात का सिलसिला ये है कि हर साल कुछ न कुछ लोग डूबकर मरते हैं। मैं उस घाट पे खड़ा हूँ जो रसेली गिरिया घाट है और यहाँ पे लटकता हुआ पुल आप देख रहे हैं। पिछले साल एक दुल्हन यहाँ पर डूबकर मरी है और कल शाम को रात 8:30 बजे 9 बजे एक नौजवान 24 साल शादीशुदा 2 बच्चों का बाप डूबकर मरा है। और लापरवाही प्रशासन की इस कदर है कि सिर्फ वो समझिए डांस के लिए अपना सिर्फ वो भिजवा दिया है, वो भी 13 घंटे के बाद पहुंचा है उनका NDRF की टीम। लेकिन यहाँ ये गहरा पानी है, यहाँ गोताखोर होने चाहिए थे, यहाँ पर महाजाल लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा। कोरोना वबा के दौरान मरकज और रियासत की बीजेपी हुकूमतें हर सतह पर नाकाम हुई हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में अपोजिशन की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा की है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर सलीम अहमद ने बेंगलुरु में ये बात कही। सलीम अहमद ने कारगुजार सदर की हैसियत से 1 साल का अरसा मुकम्मल किया है। मजदूर नहीं किए उस टाइम पे, तो वो लगातार हम लोग काम करते रहे।
हमारे पास पावर नहीं, वी आर इन ऑपोजिशन, स्टिल वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट विच हैज़ बीन फेल्ड टोटली। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल फेल हो चुके हैं और सिर्फ झूठे वादे, नरेंद्र मोदी की झूठे वादे, और यहाँ येडियुरप्पा की गवर्नमेंट करप्शन में इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो उसके बाद एक साल लड़ाई होते रहे, उसके बाद कम हुई बीच में। सेकेंड जो कोविड सेकेंड का जो आ गया, उस टाइम पे दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। एक तो जारकिहोली के जो सीडी केस में है ना, उस पर करीबन 1 महीना वो लोग वेस्ट कर दिए। उस समय सेकेंड जो कोरोना का इफेक्ट हुआ तो वो लोग तैयार नहीं थे। पूरे हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं रहा, वेंटिलेटर्स नहीं रहा, टोटली गवर्नमेंट वाज अनअवेयर ऑफ द सेकेंड, तो काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी थी। उस टाइम पे हम लोगों ने उनको अगवा किया था कि दे शुड बी अलर्ट, अपने डिस्ट्रिक्टों में मिनिस्टर दवा कीजिए। बाराबंकी मस्जिद के इन्हदाम मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SHO को अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी का नोटिस जारी किया। इस मामले में SDM को क्लीन चिट दे दी गई। हाई कोर्ट ने अगली समाअत के लिए 22 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। वाज़ेह के बाराबंकी के राम सहनी घाट तहसील इलाके में एक मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से इन्हदाम का मामला सामने आया था। इस मामले में कोर्ट ने SHO को नोटिस जारी किया है और कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी से ताबीर किया। इस वक्त की एक अहम बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह की तबीयत नासाज, PGI में कराया गया भर्ती। गुज़श्ता 2 हफ्ते से बीमार चल रहे हैं कल्याण सिंह, ICU में है दाखिल। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह की तबीयत नासाज, PGI में किया गया दाखिल। गुज़श्ता 2 हफ्ते से कल्याण सिंह बीमार चल रहे थे, ICU में फिलहाल उन्हें दाखिल कराया गया है। तो उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह की तबीयत नासाज है, 2 हफ्ते से बीमार चल रहे थे। तारिक कमर इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, कल्याण सिंह को लेकर क्या अपडेट आप दे रहे हैं अभी? देखिए जिलानी, कल कल्याण सिंह को लोहिया में एडमिट कराया गया था, लेकिन वहां पर उनकी हालत तशवीशनाक हुई तो उनको आज PGI में दाखिल कराया गया है, ICU में है। और देखिए जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं अभी, यह है कि माइनर हार्ट अटैक की भी खबर है, और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ये अंदेशा है, खदशा है कि उनके दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। लेकिन बाकायदा तौर पर अभी जब तक डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट न सामने आया तब तक इस बात में कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। हाँ, इतना जरूर है कि हालत तशवीशनाक है उनकी, और जाहिर है कि अब उनका तकाजा भी है, काफी तलील भी रहे हैं और गुज़िश्ता 2 हफ्ते से सख्त तलील चल रहे हैं, तो तशवीश तो है। अब देखना यही है कि मेडिकल रिपोर्ट क्या आती है। वहाँ पर ICU में निगरानी कर रहे हैं डॉक्टर्स। अब उनके बाद जब मेडिकल बुलेटिन जारी हो तो उस बुनियाद पर कहा जाता है कि उनकी हालत किस हद तक बेहतर हुई है या किस हद तक तशवीशनाक बनी हुई है। लेकिन फिलवक्त का जो मंजरनामा है वो यही है कि उन्हें लोहिया से PGI में दाखिल कर दिया गया है, और अंदेशा यही है कि शायद कहीं ब्लड क्लॉटिंग का मामला है उनके दिमाग में, और माइनर हार्ट अटैक का भी अंदेशा बताया जा रहा है। जिलानी, चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर इस बातचीत के लिए। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जी हां, हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से ईद उल अजहा कुर्बानी गाइडलाइन का मामला। गाइडलाइन में लफ्ज अलामती कुर्बानी पर उलमाए कराम को एतराज़। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र में ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी की गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि अलामती कुर्बानी की जाए, जिस पर उलमा को एतराज़ है। गाइडलाइन को लेकर मुसलमानों में भी बेचैनी है। हुकूमती फैसले के सामने मुस्लिम वज़रा और मुस्लिम अरकान असेंबली खामोश है। इस सिलसिले को लेकर, इस मसले को लेकर मुस्लिम तबके में नाराज़गी है। हमारे नुमाइंदे मोहिद्दीन इस पूरे मामले पर जुड़ गए। मोहिद्दीन, एक बार फिर अलामती कुर्बानी एक ही बात महाराष्ट्र में हो रही है, क्या मुस्लिम वज़रा और जो अरकान असेंबली है वो भी इस मामले पर खामोश हैं? क्या कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो है वो जो कोविड-19 की सिचुएशन है और 3rd वेव आने वाली है जी, उसको लेकर के एक नई गाइडलाइन बनाई गई है हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से जी, और उसमें ये कहा गया है कि अलामती कुर्बानी जो है वो की जाए और मसाजिद में नमाज नहीं होगी, उसी के साथ साथ ऑनलाइन जो है बकरों की खरीद फरोख्त की जाए जी। तो अलामती कुर्बानी के जो मामला सामने आया है, इस पर जो है वो उलमा अकराम मुस्लिम तबके ने
सख्त रद्दअमल का इजहार किया है, क्योंकि अलामती कुर्बानी नाम की चीज जो है वो मज़हब इस्लाम में नहीं होती है। कुर्बानी फरीजा है और कुर्बानी फर्ज है, जो हर मुसलमान को करना फर्ज है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह का जो मजाक उड़ाया जा रहा है अलामती कुर्बानी के नाम पर, तो मुसलमानों में इस पर शदीद बेचैनी है। लेकिन देखा यह गया है मोहिउद्दीन, ऑनलाइन खरीदी जब चल रही जानवरों की, तो फिर कुर्बानी एक तरह से कुर्बानी से रोका जा रहा है, कुर्बानी से मना किया जा रहा है। अलामती कुर्बानी का मतलब यही हुआ, तो फिर ऑनलाइन खरीदी क्या है? ऑनलाइन बकरों की खरीदी करने के लिए हुकूमत ने जो है वो इजाजत दी है। जिस तरह की मंडी लगती है, देवनार मंडी जो है, मुंबई की देवनार मंडी, देवनार स्लॉटर हाउस एशिया का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है, और यहाँ पर जो है वो हर साल तकरीबन 2 से 3 लाख बकरे आते हैं फरोख्त के लिए। लेकिन इस मर्तबा जो है वो इतनी बड़ी मंडी में बकरों की आमद पर, उनकी फरोख्त पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। जो ऑर्डिनरी दिनों में जिस तरह की खरीद फरोख्त होती थी, उसी तरह की खरीद फरोख्त की इजाजत दी गई है। लेकिन देखा यह गया है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो मुस्लिम वज़रा खामोश है, उनकी जानिब से कोई रिएक्शन नहीं आया है। मुस्लिम अराकीन असेंबली भी जो है वो इस ताल्लुक से खामोश है। लेकिन अब देखना ये होगा जिलानी के कल से जो है महाराष्ट्र असेंबली का 2 रोजा असेंबली अजलास शुरू होने वाला है। तो उस अजलास में जो है वो क्या एहतजाज होता है और किस तरह से मुसलमान अराकीन असेंबली अपने आप को पेश करते हैं मुसलमानों को मसाइल को लेकर, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन इस जानकारी के लिए। बहरहाल कल से 2 रोज़ा असेंबली इजलास शुरू है। एक नया मुद्दा मुसलमानों को लेकर, कुर्बानी के मामले को लेकर भी उछल सकता है। कानपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया गया था, कई तरक्याती काम किए गए। ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए 32 करोड़ की लागत से सिग्नल और कैमरे लगाए गए थे, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर कैमरे और सिग्नल खराब हो चुके हैं। कई महीनों से इसकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं है। डीसीपी ने इसका जिम्मेदार ठेकेदार को बताया है। कमांड कंट्रोल सेंटर जो नगर निगम में ऊपर सबसे ऊंचा स्तर पे लगाया हुआ है, ऐसे नहीं है कि ध्वस्त हो चुके हैं, उन काम कर रहे हैं। कुछ चौराहा पे अभी भी काम चल रही है उनकी, और सिग्नल्स और कैमरा के बीच में कोऑर्डिनेशन का इश्यूज बन रहा है, क्योंकि अलग अलग ठेकेदार है सिग्नल्स और कैमरास का भी, और लगातार नगर निगम और नगर आयुक्त साहब से संपर्क हो रहा है और उनसे बहुत सहयोग मिल रहा है हमें। तो उसमें कुछ जैसे मान लीजिए विजयनगर में अभी सिग्नल शुरू हो गए, टाट मिल पे सिग्नल्स और कैमरा भी शुरू हो गए। ऐसे हर एक चौराहा का हम इंडिविजुअली नगर आयुक्त साहब से भी बात कर रहे हैं और उनसे बहुत अच्छी तरह सहयोग मिल रहा है। उस सहयोग से हम लोग फिर ये सिग्नल्स एक चौराहा एक सिग्नल को हम ठीक करवा रहे हैं। कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था की सुधार के लिए तकरीबन 2 साल पहले 32 करोड़ की लागत से ट्रैफिक व्यवस्था की सुधार के लिए, उसको हाईटेक बनाने के लिए यहाँ पर लाइटों को दुरुस्त कराया गया था। हाईटेक लाइटें लगाई गई थी और उसमें कैमरे भी लगवाए गए थे, लेकिन जिस तरह से ये ध्वस्त हो चुकी हैं, अब काम नहीं कर रही हैं। लगातार यहाँ पर कई दिनों से ये लाइटें ख़राब हैं। यहाँ के अलावा कई शहर के अन्य ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर लाइटें ख़राब हैं। उसी तरह से बताया जा रहा है कि जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों का कहना है कि इसमें जब मेट्रो का काम शुरू हुआ उसके बाद से लगातार कई चौराहों पर ये लाइटें ख़राब हो गईं। 32 करोड़ किस तरह से पानी में चले गए और ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त रही। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी लगातार माजूरों की परेशानी को लेकर कैंप लगाती आ रही है। इसी के तहत आज शहर के शास्त्री नगर पार्क में कैंप लगाया गया। इस कैंप में यूडीआई कार्ड बनाने में पेश आ रही मुश्किलात का इजाला किया गया। जल्द ही इस तरह के कैंप दीगर इलाकों में भी लगाए जाएंगे। देखिए, यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए समस्या ये है कि ऑनलाइन आवेदन है, सारी चीज़ें, विकलांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप, जो फॉर्मेट है उसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दिव्यांग व्यक्ति जो है आसानी से दे नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो यूडीआईडी कार्ड बनने में दिक्कत आ रही है। लेकिन हम यहाँ पर बैठ करके उस समस्या को सरलीकरण करने, समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीएमओ के जो दिव्यांग बोर्ड हैं उनमें जो डॉक्टर हैं
जो बीमारी लिखते हैं वो बाबू नहीं पढ़ पाते हैं। एक सबसे मूलभूत समस्या है। जब वो ऑपरेटर पढ़ नहीं पाएगा तो उसको कैसे वो जो है उसको क्लियर करेगा? भाई वेरीफाई तो उसी को करना है। उस्ताद गुलाम नबी डार ने 10 बरस की उम्र में ही लकड़ी पर नक्काशी के औजार अपने हाथों में उठा लिए थे। उनकी पहली कमाई 10 आने थी। अखरोट की लकड़ी पर बड़े ही उम्दा और पूरे कमाल के साथ नक्शोनिगार बनाने वाले कारीगर गुलाम नबी डार ने अपनी फ़नी महारत के एवज़ रियासती और कौमी सतह के अवार्ड्स हासिल किए। दस्तकारी से करीब 50 बरस से मुंसलिक रहने के बावजूद वो कहते हैं कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। पेश की रिपोर्ट। अड़सठ बरस में बेशतर लोग कामकाज छोड़कर आराम से जिंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद लोग अपने पोते पोती और नाती नवासियों के साथ खुशी खुशी रहना चाहते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर मुख्तलिफ बीमारियां भी लग जाती हैं। जिस्मानी एतबार से ऐसी मध्यम व नाजुक उम्र में श्रीनगर शहर में मलिक साहब सफा कदल के मकीन झुर्रियों से भरपूर अपने हाथों का काफी खूबी से भरपूर अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं और दस्तकारी के गैर मामूली उम्दा नमूने तैयार कर रहे हैं। अखरोट की लकड़ी पर नक्श निगारी का ये फन इन्होंने महज 10 साल की उम्र से ही सीखना शुरू कर दिया था। अपने अफराद खाना की इंतहाई गरीबी के सबब गुलाम नबी डार और उनके भाई को स्कूली तालीम का सिलसिला तर्क कर देना पड़ा था। वो अपने घर वालों के लिए 2 वक्त का खाना जुटाने में लग गए थे। गुलाम नबी डार लगभग 55 वर्षों से लकड़ी पर नक्काशी का ये काम अंजाम दे रहे हैं। देखते थे भाई वहाँ घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वहाँ सिर्फ हमारी माँ गर्म आग, वो उस धान जिसको कहते हैं चूल्हा, चूल्हे में जलाकर गर्म पानी गर्म करते हैं। हम समझते थे हमारे घर में कुछ नहीं है। इसी तरह हम वापस जाते थे उस कारखाने में। तो इतनी मुसीबत उठाई है मैंने इस काम को सीखने के लिए। उसके बाद जब मैं वालिद साहब ने बताया भाई कुछ सीखा है, मैंने उसको कहा मैंने कुछ नहीं सीखा है, सिर्फ यही सीखा है। तो हथियारों का औजारों का क्या नाम है? उसने बताया वहाँ से चले जाओ, हम दूसरे कारखाने में ले जाऊंगा आपको। चलो ठीक है। वहाँ पर मुझे 3 साल के बाद उस उस्ताद ने 10 आने मजूर किए हैं। दूसरे भाई को 6 आना मजूरी कर दिए एक दिन की। उस पर हमारा गुजारा चलता था। वैसे गुलाम नबी डार ने कई उस्तादों से इस फन के गुर सीखे हैं, लेकिन उनके मुताबिक किसी ने भी उन्हें लकड़ी पर नक्काशी के फन का असल राज नहीं सिखाया। पुख्ता उम्र को पहुंच जाने के बाद डार ने नारवारा के अपने उस्ताद नूरुद्दीन से इस फन में कमाल पैदा करने वाले मुख्तलिफ पहलू सीखे। अपने इस फन की बदौलत डार ने रियासती और कौमी सतह के इनामात भी हासिल किए हैं। डार ने दीवार पर लटकाने वाला एक फनपारा बनाया था। उसमें एक मुसलमान, सिख, हिंदू और ईसाई पंचायत में एक साथ बैठे हुए दिखाए गए थे। इस तरह का फनी नमूना तख्लीक करने पर उन्हें कौमी एजाज से सरफराज किया गया था। गुलाम नबी हमेशा नए इख्तराई आइडियाज को अपने आर्ट के जरिए पेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने ज्यादातर फनी नमूने फितरी खूबसूरती और कुदरती मनाजिर से मुतासिर होकर बनाए हैं। जब मेरा ये अवार्ड फॉरेन मुल्क गया है, मैंने देखा है, मेरा सामान उधर इधर पहुंच गया है, फिर मेरा ज्यादा शौक बढ़ गया। मैंने कहा नहीं, जो मैंने पुराने कारीगरों का मतलब माल देखा है, सामान देखा है, काम देखा है, नहीं मैं उससे आगे जाऊंगा। वो कैसे चल जाऊंगा? मेरे जहन में गया मैं जब मुझे बोला एक हम बनाता है लोटस, कार्य में बनाता है लोटस। हम मैंने सोचा है ये लोटस सारे कारीगर बनाते हैं, नहीं मैं लोटस नहीं बनाऊंगा, मैं इससे और कुछ अच्छा बनाऊंगा। गुलाम नबी डार ने इराक, जर्मनी और थाईलैंड जैसे ममालिक का सफर करने के अलावा वहां अपना काम भी किया है। वो कहते हैं कि लकड़ी के नक्श और निगार के इस फन का मुस्तकबिल उन्हें बहुत तारीक लगता है। उन्हें लगता है कि अगर नौजवान नस्ल को इस तरह की महारत और कारीगरी के गुर मुंतकिल न किए गए तो ये फन फौत हो जाएगा। डार कहते हैं कि हुकूमत को नौजवान नस्ल के लिए एक इंस्टीट्यूट कायम करना चाहिए ताकि वो न सिर्फ ये फन सीखें बल्कि इस फन में कमाल की महारत भी हासिल कर सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ है फिर ये जो काम आप देख रहे हैं मेरे पास, ये आप
फोत हो जाएगा, ऐसा मुझे भी दुनिया में नहीं रहना है, मुझे भी एक दिन जाना ही है। अब मैंने अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपना बच्चा तैयार कर दिया है। मैंने उसको बोला सीख जाओ, ये काम खत्म होने वाले है। गुलाम नबी डार ने उम्दा दस्तकारी की अपनी इस मीरास को जिंदा रखने के लिए अपने बेटे आबिद अहमद को ये फन सिखाया है। इस बुजुर्ग का बेटा पहले ही रियासती अवार्ड जीत चुका है और वो अपने वालिद के वर्से को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। डार का एहसास है कि तालीम याफ्ता नौजवानों को ये फन सीखना चाहिए और इसे जिंदा रखना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।